तो कहा यह जाता है कि आपकी वजह से आपका क्लैश था, आपने एडवाइस किया कमलनाथ को कि कुछ नहीं होगा, आप सरकार चिंता मत करो, सरकार नहीं गिरेगी। बात का दुख है कि जिन पर पूरा भरोसा था उन लोगों ने धोखा दे दिया। आइडियोलॉजिकल क्लैश नहीं था, ये एक क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज़ हो गया। एक शख्सियत है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैं उनके पास गया और जाने के बाद उनसे कहा कि देखिए इन दोनों की लड़ाई में सरकार हमारी गिर जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की कुछ मामला निपट जाए। ना माधवराव सिंधिया जी से कोई विवाद था, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ विवाद था। मतलब कमलनाथ जी अगर वो जो बातें मान लेते जो आपने ग्वालियर चंबल संभाग के लिए कहा था, तो शायद ये नौबत नहीं आती। शायद नहीं आती। और जो शादी के घोड़े होते हैं वो केवल नेताओं के चक्कर काटते हैं। मेरे भाई को भी मैं नहीं चाहता था पॉलिटिक्स में आए। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं एमपी तक का पॉडकास्ट। एमपी तक के पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। तो लंबी आपसे बात करनी है मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर, आपके करियर को लेकर और जो राष्ट्रीय राजनीति में हो रहा है उसको लेकर भी। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ले जाता हूँ 1993 से लेकर 2003 तक आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 10 साल तक आपका एक क्षेत्र राज रहा मध्य प्रदेश में। आज 2025 आ गया, आप एक 1.5 साल का दौर छोड़ दीजिए उसको, लेकिन 22 साल से लगभग आप कह सकते हैं 22 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपके बाद कोई पूरी सरकार ही नहीं चल पाई या बन पाई मध्य प्रदेश में? इतना बुरा हाल क्यों हुआ है कांग्रेस का? देखिए, एक बात समझ लीजिए, 93 से लेकर 2003 तक फाइनेंस कमीशन स्टेट्स को सेंट्रल टैक्सेस के जो डिविजिबल पूल होता था उसमें केवल 28% हमें देता था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार जब से आई 2004 में 28% जो मिलता था वो बढ़ा के 42% कर दिया गया। तो फंड्स अवेलेबिलिटी, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस पीरियड में रहा जबकि काफ़ी कम पैसा आता था, तो इसलिए थोड़ी सी हम लोगों को काफ़ी दिक्कत फाइनेंशियली आती थी। जहाँ तक 2004 के बाद का पीरियड है, मैं उसको स्वीकार करूँगा कि 2006 के बाद मेरी पार्टी ने मुझे एआईसीसी के महामंत्री के रूप में अन्य प्रांतों में काम करने का सौंप दिया। और मैं स्वाभाविक है कि ज़्यादा समय मध्य प्रदेश में नहीं दे पाया, और चूंकि नहीं दे पाया था तो इसलिए मैंने अपने आप को उससे बिल्कुल अलग रखा और मैंने इंटरफेयर नहीं किया। उन्हें मैं मध्य प्रदेश का दौरा भी मैंने बंद कर दिया 2006 से लेकर। तो 8-13 हम लोग हार गए। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने फिर सोचा कि बहुत दिनों से मेरे मन में था एक, मुझे 2001-2002 के आसपास मंडला में सर्किट हाउस में सो रहा था, अनुभूति हुई जैसे कोई मुझे कह रहा है कि नर्मदा परिक्रमा करो, और मेरे साथ इस प्रकार का अनुभव कभी नहीं हुआ आगे पीछे, कभी था हुआ ही नहीं। आई एम ए वेरी साउंड स्लीपर। लेकिन उस दिन 4 बार मैं उठा और चारों बार एक दिमाग में बात आई कि नर्मदा जी की परिक्रमा करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मुझे खुद को जानकारी इतनी विस्तार से नहीं थी कि नर्मदा जी की परिक्रमा का क्या महत्व है। तो सुबह उठकर मैंने मेरे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का मैं दीक्षित शिष्य रहा हूँ सन 83 से, और वो उसी क्षेत्र से आते हैं। तो मैंने उनको पूछा, उनका इसका बड़ा महत्व है, तुमको अगर हुआ है तो तुमको ये अनुभूति, तो उसमें तुमको करना चाहिए। तो मैंने 2017 में तय किया। तो मैंने सोनिया जी से अनुरोध किया कि मैं अब मुझे महामंत्री के पद से मुझे छुट्टी दे दी, मुक्ति दे दीजिए, मैं नर्मदा परिक्रमा करना चाहती हूँ। तो वो
उनको आश्चर्य हुआ कि तुम क्या, कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा मैम अब ये तो 3,500 किलोमीटर है। तुमने कहा कि तुम क्या पैदल चलोगे। मैंने कहा मैं तब चलूँगा। अच्छा ठीक है करो। तो मैंने नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ की सितंबर 30, 2017 से, और पैदल चले हम लोग, मैं और मेरी पत्नी, और मेरे साथ 350 लोग और चलने लगे। हम भी चलेंगे चलो। उसमें अधिकांश जो थे वो गरीब तबके के लोग थे। उसमें करीब 27 महिलाएं थीं, करीब 20 से ज़्यादा अनुसूचित जाति के थे, करीब 12-15 आदिवासी थे और 4 मुस्लिम भी थे उसके अंदर। चल पड़े। और एक हमारे वहाँ के, जहाँ से हमने शुरुआत की, वहाँ से एक त्रिपाठी जी थे, उनको हाथी पाँव जो हो जाता है बड़ा, और उसमें भी उनके वूंड लगा हुआ था। उनका कि हम भी चलेंगे। मैंने कहा पंडित जी आप कैसे चलेंगे, तो आपको कि नहीं हम चलेंगे। मैंने कहा नुकसान हो जाएगा, कि कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो वहीं वहाँ जला देना हमको। लेकिन साहब वो चले, और हमारा ये पूरा जो चला, तो 6 महीने 10 दिन तक हम लोग चले। और अब आप जानते, रास्ते में जहाँ जगह मिल जाती थी रुक जाते थे। लेकिन पूरी व्यवस्था गांव वाले करते थे, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि हम लोगों के चाय नाश्ता, 2 टाइम का खाना, सबकी व्यवस्था गांव वाले करते थे। वहाँ एक बड़ी पुरानी परंपरा चली आ रही है, सदाव्रत कहते हैं उसको। कोई भी गरीब आदमी उसके घर में दाना भी नहीं होगा तो मांग के लाएगा, लेकिन खिलाएगा आपको। और आपको जब जाएंगे तो आपको श्रीफल भेंट करेगा, शॉल भेंट करेगा, जैसी जैसी जिसकी वो हैसियत हो। तो आप समझिए कि हर जगह 2000 से 10,000 लोग तक ये हमारे भंडारे में शामिल होते थे, और सब वो लोग करते थे। यहाँ तक कि मिलिंद जी, मुझे 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ा, और किसी भी हमारे यात्री को खर्च नहीं करना पड़ा। और इतना लोगों को शॉल और श्रीफल, इतना सामान मिला कि मुझे 3 ट्रक सामान उन लोगों के परिवार के लोगों के पास पते पर भिजवाना पड़ा। और जब हमारी यात्रा समाप्त हुई, उस समय लगभग 72 इनविटेशन हमारे पेंडिंग थे, और मुझसे लोग नाराज़ हुए कि आपने हमारा भंडारा स्वीकार नहीं किया। उससे काफ़ी कांटेक्ट, मास कांटेक्ट हमारा हुआ। और जहाँ जहाँ हम गुजरे, लगभग 113 विधानसभा सीटों, अधिकांश में वहाँ हम लोगों को सफलता मिली। मालवा में भी हम लोगों को अच्छी सफलता मिली। तो हम लोग सरकार बना पाए। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि जिन पर पूरा भरोसा था, उन लोगों ने धोखा दे दिया। कभी विश्वास नहीं करते थे कि सिंधिया जी कभी पार्टी छोड़ के जाएंगे। अब देखिए, सरकार में जब चलती है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, और लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ जाती हैं, और फिर लोगों का अहम और अहंकार भी बढ़ जाता है। इतने दिनों बाद सरकार बन रही थी, तो एक आइडियोलॉजिकल क्लैश नहीं था, ये एक क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज़ हो गया, जिसकी वजह से हम लोग नहीं चला पाए। और फिर ये भाजपा तो इसमें अब माहिर हो गई है। जो ट्रेडिंग ऑफ एमएलएज जो चल गया है, जो आपने अन्य प्रांतों में भी देखा, शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी, तो सरकार नहीं चला पाई। लेकिन इसमें कारण यही रहा है कि हम लोग मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी को इंटेंसिवली काम करना चाहिए था, हम लोग 2004 और 17 के बीच में, 13 के बीच में नहीं कर पाए। ये तो जैसे आपने कहा कि मास कांटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन चूंकि आपने ही अब 2018 के सरकार की बात कर दी है कि आइडियोलॉजी का नहीं, पर्सनैलिटी का क्लैश था, सिंधिया जी इस कारण से चले गए।
तो कहा यह जाता है कि आपके वजह से आपका क्लैश था, आपने एडवाइस किया कमलनाथ को कि कुछ नहीं होगा, आप सरकार चिंता मत करो, सरकार नहीं गिरी। आप पर गलत खबर है, ये प्रचारित किया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने वार्न किया था कि ये घटना हो सकती है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि एक शख्सियत है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वेल टू डू फैमिली से, उनके दोनों से अच्छे संबंध हैं। मैं उनके पास गया और जाने के बाद उनसे कहा कि देखिए इन दोनों की लड़ाई में सरकार हमारी गिर जाएगी, आप ज़रा संभालिए, क्योंकि आपके दोनों के साथ संबंध है। तो उनका ठीक है, फिर उनके घर में खाना रखा गया और उसमें मैं मौजूद था। मैंने बहुत कोशिश की कुछ मामला निपट जाए, लेकिन जो वहाँ पे काम करने के लिए जो इश्यूज़ थे, उन पे जो तय हुआ था उसका पालन नहीं हुआ, ये बात सही है, और मेरे सतत प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाया। देखिए, मेरा न माधवराव सिंधिया जी से कोई विवाद था, न ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ विवाद था। और आप स्वयं पूछ लीजिए, ज्योतिराज सिंधिया जी तो अब है, माधवराव जी तो नहीं है। संजय गांधी जी ने, मैं उस समय एमएलए था, 77 से 80 के बीच में, तो अर्जुन सिंह जी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे। संजय जी ने मुझे स्टेट यूथ कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बना दिया था, और मुझसे काफ़ी मतलब बड़े उनकी कृपा थी मुझ पर, और ही वॉज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। तो संजय जी ने मुझसे बुला के कहा कि दिग्विजय, तुम संपर्क रखो माधवराव सिंधिया जी से, और अपने को आगे चलकर इनको कांग्रेस में लाना है। तो मैंने अपना संपर्क उनके साथ बढ़ाया, और संपर्क बढ़ाने के बाद उनके साथ मैंने दौरे भी किए मध्य प्रदेश में। हालांकि उस समय वो जनसंघ छोड़ के निर्दलीय हो गए थे। 77 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और माधवराव जी सिंधिया में एक बात थी, वे बड़े खुले दिमाग के और खुले दिल के व्यक्ति रहे, और कोई भी बात होती थी वो साफ हमारी हो जाती थी, और मेरे बहुत ही व्यवहारिक से साथ संबंध हुए। हालांकि हम दोनों एक ही इलाके के थे, तो क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज़ होना बड़े स्वाभाविक बात थी, लेकिन मेरा उनसे कभी क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज नहीं हुआ। एक अंडरस्टैंडिंग थी कि आप दिल्ली में हैं, मैं भोपाल में हूँ, लेट अस वर्क टुगेदर, और हम लोगों का पूरा कोऑर्डिनेशन, गुडविल हमारी बनी रही। अर्जुन सिंह जी की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर भी बना, उसके बाद मैं प्रदेश कांग्रेस का कमेटी का अध्यक्ष बना। आपको हैरानी होगी मिलिंद कि वो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गुना है। गुना का जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हमेशा सिंधिया जी के कहने से मैं बनाता था, और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो जो जिले के ऑफिसर होते थे, मैं उन्हीं के कहने से, जिनको वो चाहते थे उनको मैं पोस्टिंग वहाँ कर देता था। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोगों का कभी पर्सनैलिटी क्लैश नहीं हुआ। उनके दुखद घटना के बाद जब ज्योतिराज सिंधिया जी आए तो उनको मैंने पूरा मेंटरिंग भी की, और पूरा मैंने उनका जो कुछ मैं कर सकता था उनके लिए किया एज चीफ मिनिस्टर। उसके बाद भी मैंने हमेशा से उनका सम्मान ही रखा, कभी भी मैंने नहीं किया। लेकिन जो हुआ वो थी। तो आप जो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे बैठक हुई, कमलनाथ जी थे, जो सिंधिया जी थे, आप थे, तो क्या मतलब जो पालन नहीं हुआ, वो क्या बात का पालन नहीं हुआ? छोटी मोटी बातें जो होती, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये हुआ था कि भाई ग्वालियर चंबल संभाग में जैसा हम दोनों कहेंगे वैसा कर देंगे। वो हम दोनों ने दूसरे दिन अपना बना के दे दिया विश लिस्ट जॉइंटली, मैंने भी दस्तखत किए, उन्होंने भी दस्तखत किए। उस विश लिस्ट को पालन उसका नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मतलब कमलनाथ जी और सिंधिया जी का जो क्लैश था वो इसका कारण बना सरकार गिरने का। जी, लेकिन बार बार नाम ये आता है कि दिग्विजय सिंह ने ही कहा उनको कि नहीं कोई चिंता मत कीजिए, सरकार नहीं गिरेगी। ये बात, ये कहानी, ये मिलिंद जी, मेरा दुर्भाग्य ये है, शायद मेरी कुंडली में ये है कि मुझ पर हमेशा वो आरोप लगेगा जिसमें मैं दोषी नहीं हूँ। है
नहीं तो चूंकि आपने कहा, तो ये क्लैश क्यों हुआ कि मुख्यमंत्री सिंधिया जी को बनना चाहिए था और कमलनाथ जी बन गए? ये क्लैश की जो बात है, ये हमेशा से रहा है कांग्रेस में कि ऑब्जर्वर आते हैं, विधायकों का वो सेंस लेते हैं, बातचीत करते हैं, उनका जो प्रेफरेंस है वो देते हैं। तो वहाँ 114 विधायक थे, उनमें से 90 लोग, कम से कम 90 विधायकों ने कमलनाथ जी को सपोर्ट किया। अच्छा। और सिंधिया जी का करीब 25 लोगों का उन्होंने कर था। तो वहाँ वो कोई बात ही नहीं थी, और उनके कहने से जितने भी उन्होंने कहे लोग, उनको मंत्रिमंडल दिया गया, मंत्रिमंडल शामिल किया गया। उनके कहने से उनको पोर्टफोलियो बांटे गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। फंक्शनिंग हमारा ठीक चला शुरू में, बीच में कुछ पता नहीं क्या हो गया, उस बात भी। मतलब कमलनाथ जी अगर वो जो बातें मान लेते जो आपने ग्वालियर चंबल संभाग के लिए कहा था, तो शायद ये नौबत नहीं आती। शायद नहीं आती। और फिर मुझे कभी भरोसा नहीं था कि सिंधिया जी भाजपा में चले जाएंगे। जाने के पहले एक हफ्ते उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसान कर्ज माफ़ी के सर्टिफिकेट बांटे, वहाँ प्रशंसा की कमलनाथ जी की सर के इस कदम के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपना वादा निभाया। और 7 दिन बाद और उनके जितने मंत्री थे उन्होंने कैबिनेट मीटिंग अटेंड करी, और शाम की फ्लाइट से सब लोग भाग गए। तो सिंधिया जी के साथ आपका एक वीडियो वायरल हुआ, किसी भोपाल में किसी फंक्शन में आप थे और फिर वो आपको मंच पर लेके गए, तो मतलब ऐसा लगा कि जो निजी संबंध है वो आपके अभी भी हमेशा नहीं, कोई बात ही नहीं। तो वो क्या हुआ था? निजी संबंध अलग होते हैं, राजनीतिक अलग होते हैं। नहीं तो ये जो क्या हुआ जो आपको ऐसा है, ये जागरण ग्रुप के गुरुदेव गुप्ता जी के बेटे हरिमोहन गुप्ता, इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस काफ़ी खड़े किए, और इन्होंने डीपीएस स्कूल चालू किया था, फिर उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी भी खड़ी कर दी। और इनके हर कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा पर्सनल। अभी उन्होंने एक बड़ा एम्बिशियस एक स्कूल, बोर्डिंग स्कूल, वो नाम भूल रहा हूँ मैं, काफ़ी माना हुआ यूके का बोर्डिंग स्कूल है, वन ऑफ द टॉप 10 में, उसकी उन्होंने शाखा इन भोपाल में शुरू की। तो उसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। वहाँ चीफ गेस्ट ज्योतिराज सिंधिया थे, चीफ गेस्ट तो मुख्यमंत्री भी थे, वो तो नहीं आए, क्यों नहीं आया मैं नहीं जानता। तो लेकिन मैं अपना नीचे बैठा था, क्योंकि मैं मंच का बहुत ज़्यादा बैठने का मुझे शौक़ भी नहीं है। तो ज्योतिराज सिंधिया जी आए, तो हम लोग बैठे देखे, तो वो स्वयं आए, नहीं आप मंच पे चलिए। मैंने कहा अभी मैं ठीक हूँ। तो हरिमोहन भी आए, नहीं सर अब भाई साहब आप चलिए। चलो बैठ के जाएंगे। तो बातचीत होती रहती है आपकी सिंधिया जी के साथ? हमेशा, तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं वापस जो 2003 पर आपको ले चलता हूँ। मध्य प्रदेश में चुनाव जो हारा 2003 में, तो आपने एक पश्चाताप कह लीजिए, मुझे नहीं पता क्या उसका कारण था, कि आपने कहा कि मैं 10 साल तक अब कोई चुनावी राजनीति नहीं करूँगा, सक्रिय राजनीति। आपको लगता है वो एक तरह से यूपीए का गोल्डन पीरियड था, क्योंकि केंद्र में सरकार आ गई जब मध्य प्रदेश में नहीं थी। तो आपको लगता है ये 10 साल आपने गंवा दिए? देखिए, मैंने हमेशा जिम्मेदारी को महत्व दिया है। ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं ऐसी सरकार दूं जिससे कि कांग्रेस को आम जनता का विश्वास बढ़े। तो पहला टर्म तो मुझे मिल गया। उस समय तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में कोई रिपीट नहीं होता था। तो आई वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू बी री इलेक्टेड अगेन ड्यूरिंग 90s। नहीं तो हर 5 साल में सरकार बदली हो रही थी। तो उस समय मैंने 93 98 का जब चुनाव हो रहा था, मैंने कहा था कि मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मैं चुनाव जिताऊंगा। जिता दिया, हो गए। तो मैंने, लोगों ने पूछा 2003, मैंने हाँ इस बार भी करेंगे। लेकिन उसमें फ़र्क 2 हो गए। एक तो ये कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने से जितने पावर हाउसेस थे, हमारे पावर प्लांट्स थे,
वो चले गए छत्तीसगढ़, और कंजम्पशन सब मध्य प्रदेश में था। तो एक पीरियड ऐसा आया जहाँ की जनरेशन और डिमांड के बीच में बहुत बड़ा गैप था, तो बिजली की काफ़ी दिक्कत आई, वो एक बहुत बड़ा कारण बना। और हम लोगों ने फंड्स अवेलेबल नहीं थे मेंटेनेंस के लिए, रोड्स के लिए, तो मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट विच स्टार्टेड टोल रोड्स, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सड़कें बनाई और डिस्ट्रिक्ट रोड बनाए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो नेशनल हाईवेज़ के लिए हमको ग्रांट मिलनी थी वो हमको नहीं दी गई, विशेषकर 2002 और 2004 के बीच में। उसकी वजह से मेरी बड़ी बदनामी हुई, क्योंकि अधिकांश ट्रैफिक तो नेशनल हाईवेज़ पे चलता है। स्टेट की रोड्स की हालत ठीक थी, लेकिन नेशनल हाईवेज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से बड़ी बदनामी मुझे हुई। नहीं तो उस समय ये भी कहा गया कि बीएसपी मतलब बिजली, सड़क और पानी की वजह से, पानी का प्रॉब्लम कोई नहीं था। हाँ, लेकिन लोगों ने एक जुमला बना दिया था हाँ, अरुण जेटली जी को जुमला था वो, उनको जिम्मा सौंपा गया था। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर आपने फैसला क्यों किया कि 10 साल में अब चुनाव नहीं लड़ूंगा? ये मतलब थोड़ा हार्श फैसला नहीं था? आपको लगता है कि ये सही, अब मतलब मुड़ के अगर आप देखते तो आपको लगता है कि वो सही फैसला था, भावना में आके ले लिया? सही फैसला था। अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए ना, पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी तो होना ही चाहिए। पर चुनावी राजनीति में फिर आप कहीं 10 साल पीछे छूट गए, 15 साल बल्कि, मतलब छूट गए तो क्या हुआ? तो 2018 के चुनाव की हमने बात कर ली, लेकिन 2023 में जबकि ये लगभग लग रहा था कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो फिर क्या हुआ, क्यों हारे आप? नहीं जी, मैं इस बारे में कई बार कह चुका हूँ, और इसमें जो भी मेरा थोड़ा बहुत पॉलिटिकल समझ है, एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लग रहा था कि हम चुनाव हारेंगे। हालांकि 2 से 3% का मेरा अंदाज़ा था कि हम लोगों को नुकसान होगा ये लाडली बहना का, लेकिन ये नहीं समझा था कि हम लोग इतने बुरी तरह से, मेरा अंदाज़ा था हमारा 132 से 136 सीटें हमको मिलना चाहिए। आप यदि देखेंगे तो पोस्टल बैलेट में इस बार 2023 में जो दिव्यांग और 80 वर्ष से उम्र के जितने ज़्यादा वोटर थे उनके पोस्टल बैलेट से वोट डले, और हर जगह 3000 से 4500 तक के वोट पोस्टल बैलेट में डले। 230 सीटों में से 199 सीटों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीतती है, और ईवीएम में हम लोग काफ़ी पीछे रह जाते हैं। नहीं तो ये क्या आप मतलब ईवीएम की बात तो अब बहुत चुकी है, बहुत सारी जांच हो चुकी है, आपको चैलेंज भी किया गया, इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी, और ये कहीं आरोप साबित नहीं हो पाया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। साबित कैसे होगा? अगर कहा जाए कि साहब ये ईवीएम मशीन रखी है, आप हाथ मत लगाइए, अब आप इसको हैक करके बताइए। अरे भाई, पहली बात तो ये है, हैक करने के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना चाहिए। नहीं साहब, वो आप नहीं करेंगे, आप इतनी दूर से हैक उसमें करिए। नहीं तो ईवीएम तो वैसे भी डिसेंट्रलाइज्ड है सर, जो सारी कोई उनका आपस में तो कोई नेटवर्क नहीं है जिसको आप हैक कर सकते। जी देखिए, 2003 में जो ईवीएम आई थी उसमें वीवीपैट नहीं थी, तो उसमें सिंबल आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था। वो शुद्ध रूप से जिस क्रम में कैंडिडेट है उस क्रम के अंदर आप बटन दबाइए, उसका वोट वहाँ पड़ जाता था। बड़ा सिंपल मशीन थी। फिर बीजेपी ने उसमें आपत्ति की, नरसिम्हन जी ने, फिर अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, अडवाणी जी ने, कि कांग्रेस पार्टी इसको मैनिपुलेट कर रही है। उनका पिटीशन भी लगा, और 2013 में एक फ़ैसला हुआ कि इस मिस्टर रंजन गोगोई का ही फैसला था कि ईवीएम मशीन में राइट है वोटर का कि उसने जो वोट डाला है उसको वो वेरीफाई करे। जी, ओके। जो वीवीपैट मशीन डेवलप की गई उसमें पहले तो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट 2 होते थे, बीच में वीवीपैट नहीं थी। अब वीवीपैट मशीन बीच में आई, ठीक है। अब इसको कहते हमेशा से ये कहते रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि ये स्टैंड अलोन मशीन है। तो स्टैंड अलोन मशीन
अगर है मतलब नो कनेक्टिविटी विद द इंटरनेट, ठीक है। लेकिन वीवीपैट आने के बाद वीवीपैट में जो माइक्रो प्रोसेसर डाला, उसमें जो सॉफ्टवेयर डाला है, वो एक सिंबल लोडिंग यूनिट आता है जो कि डेट ऑफ विड्रॉल के बाद इंजीनियर आते हैं मैन्युफैक्चरर्स के, और वो लैपटॉप से सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का जो सेंट्रल सर्वर है वहाँ से वो कैंडिडेट की सूची अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की विद सिंबल को वहाँ से वो मैसेज लेते हैं और इंटरनेट से कनेक्ट करके वो सॉफ्टवेयर वो वीवीपैट मशीन में डालते हैं, ठीक है। अब इसमें वीवीपैट मशीन में ये रखा कि आप जब बटन दबाइए तो 7 सेकंड के लिए आपको उसको एक स्क्रीन पे दिखता है कि आपने एक बटन दबाया, वो आप सही जगह रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यही है कि बैलेट यूनिट में कोई चिप नहीं होता है। बैलेट यूनिट में वोटर का जो इंटेंट है, कमांड है, वो जाता है वीवीपैट में, कंट्रोल यूनिट में नहीं जाता। होना ये चाहिए था कि बैलेट यूनिट का कमांड जाए कंट्रोल यूनिट में, जिसमें कि सीरियल बना हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कि, और उसका कमांड फिर जाना चाहिए टू द वीवीपैट मशीन, तो वहाँ प्रिंट होके वो गिर जाए बैलेट बॉक्स उसमें वीवीपैट में। हमारा कहना केवल यही है, पहले तो बात हम कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराना इज़ द बेस्ट वे, ताकि वोटर को मालूम पड़ जाए कि भाई मैंने ठप्पा मारा है, वही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसलिए आप वीवीपैट का यूज़ करो, हमें दिक्कत नहीं है। हमें होना तो ये चाहिए कि सॉफ्टवेयर आपने क्या डाला है पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर को जो वीवीपैट में डाला जाता है इसलिए खुला नहीं कर सकते क्योंकि उससे हैक हो सकती है। अरे आपने कहा स्टैंड अलोन मशीन है, फिर हैक कैसे हो जाएगी? खैर, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। मैं इसको बड़ा एक साधारण तरीके से बताना चाहता हूँ। वोटर का अधिकार क्या है? पहला, मेरा वोट सही तरीके से उसमें वोटर लिस्ट में आना चाहिए, ठीक है। जिसका भी वोट चोरी का झगड़ा चला हुआ है, जो राहुल गांधी जी ने बड़े इफेक्टिवली उसको पुटअप किया है। दूसरा, मेरा अधिकार है कि जिसको मैं चाहूँ उसको वोट डालूँ। तीसरा, ये मेरा अधिकार है कि जहाँ मैंने वोट दिया है वो वोट वहाँ गया है कि नहीं गया है, मुझे वो 7 सेकंड में मत दिखाइए, मुझे उसकी रसीद दे दीजिए। अभी आपका वीवीपैट स्लिप डब्बे में गिर जाता है, डब्बे में क्यों गिराते हो? आप उसकी स्लिप बाहर निकाल दो, वोटर उसको देगा, हाँ ठीक हो गया, फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल दो। सुन, ये चौथा अधिकार मेरा ये है कि मेरा वोट जो गिरे उसकी गिनती होना चाहिए। ये 4 मेरे मौलिक अधिकार हैं जो वीवीपैट ईवीएम मशीन आने के बाद उसका अधिकार नंबर 3 और अधिकार नंबर 4 इसका हनन हो रहा है। अब यही है कि आप कंप्यूटर को समझते हैं। कंप्यूटर जो कमांड है वो सॉफ्टवेयर का मानता है, ऑपरेटर का नहीं मानता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हैंडल करता है वो सॉफ्टवेयर उसमें आता है। इसलिए कोई भी कंप्यूटर जिसमें चिप है, it will always obey the command of the software and not of the person who is handling it. Understood? There is no machine in the world which is tamper proof. ये सब लोग इसको मानते हैं, even the best of the software engineers. और मेरी इस मामले में टॉप क्रिप्टोग्राफर से चर्चा हुई है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात हुई है।
सैम पिट्रोडा जी इस मामले में काफ़ी होशियार हैं, उन्होंने भी यूएसए में काफ़ी लोग पता पड़ा। सीधी सी बात है, एनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब तो ट्रंप साहब भी इस बात को कह रहे हैं, मस्क भी कह रहे हैं, और ये मान्यता है कि कोई विश्व में इस प्रकार की ईवीएम मशीन कहीं यूज़ नहीं होती है, केवल हिंदुस्तान में और कुछ दूसरे राज्यों में, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी उसको छोड़ दिया, और साथ में ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। अगर ऐसा होता तो फिर नरेंद्र मोदी की 240 सीटें क्यों आती है? अगर बीजेपी की 240 सीटें क्यों आती है? अगर वो हैक कर ले रहे हैं तो फिर 240 सीटें क्यों आई? देखिए, इसका आर्ग्यूमेंट हमने नहीं देना, कौन जीता कौन हारा, मैं उसमें आर्ग्यूमेंट में नहीं जाता। मैं सीधा सा, मेरे 4 अधिकार हैं, उन 4 अधिकारों का पालन करो। पर ये सुन लीजिए जी। अब चौथा अधिकार की बात करते साहब, हमने बैलेट पेपर के क्यों नहीं कराना चाहते, बहुत टाइम लगता है, कि बिल्कुल गलत कहते हैं ये। इसमें काउंटिंग टेबल आप 15-14 टेबल क्यों लगाते हो? 50 टेबल लगाओ, एक राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा टेबल लगाओ, बड़ी आसानी से 6-7 घंटे में पूरी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। इसलिए हमारा डिमांड तो शुरू से रही है, फर्स्ट डिमांड इज़ ऑफ। पर ये तो राजीव गांधी जी के कार्यकाल में ही ईवीएम लाने की शुरुआत हुई। जब तक आप लोग जीत रहे थे तब तक आपको शिकायत नहीं, जीतने हारने की बात ही छोड़ दीजिए। मैंने आपसे खुद से कहा कि ईवीएम जो 2003 में राजीव गांधी के समय आया था जी, उसमें वीवीपैट नहीं था, वो सिंपल था, एक पहला नंबर बटन दबाया तो पहले को वोटिंग गया जी, 2 को दबाया 3 को दबाया, तो उस हिसाब से होता था। जब से वीवीपैट सिंबल आइडेंटिफिकेशन उसमें आ गया है, तब उसमें संभावना है। ये चलिए, मैं ईवीएम को एक बार किनारे करके अगर देखिए, जो 2023 में जब लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, लेकिन आपने जैसे कहा कि क्या लाडली बहना एक बड़ा कारण बना कि महिलाओं का वोट चला गया? वही समझ में नहीं आया, क्योंकि जो गैप कभी भी मध्य प्रदेश के चुनाव में 1.5-2% का फ़र्क हमेशा रहता रहा है कांग्रेस और बीजेपी का, और 40 से 42% या तो उनको 40 मिल जाते थे, या हमको 42 मिल जाते थे, या उनको मिल जाते थे। ये मैक्सिमम 1% to 2% वोट का फ़र्क मध्य प्रदेश में रहा है। इस बार ही हमको 40% वोट मिला है मध्य प्रदेश में, लेकिन उनका वोट बढ़ के 48% हो गया। वो कहाँ से हुआ? और फिर उसका रिफ्लेक्शन बैलेट यूनिट में क्यों नहीं हुआ, पोस्टल बैलेट में क्यों नहीं हुआ? नहीं, मैं अभी मतलब मैंने आपका जो बात है वो मान ली कि पोस्टल बैलेट में आपको लीड थी या ईवीएम में भी कोई गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं जो हमको बाहर दिखा, जैसे कि लाडली बहना एक मामला था, दूसरा कमलनाथ जी ने किसी की सुनी नहीं, ये बात कहा जाता है कि उन्होंने अपने हिसाब से टिकट बांट दिए, या उन्होंने पब्लिकली कहा कि भाई उनके कपड़े जाके फाड़ लो, मैंने नहीं बांटे हैं। तो ये तो हमने देखा ना कि आपके कपड़े फाड़ने के लिए वो कह रहे थे। देखिए, ये सब तो ऐसा है, कमलनाथ जी और हमारी मित्रता लगभग मैं समझता हूँ कि 40-45 साल की रही है, और 93 में मैं जब मुख्यमंत्री बना तो उनका बड़ा सहयोग मुझे मिला, तो मैं तो उनसे बहुत ही ओब्लाइज रहा था, और मेरे हमेशा उनके साथ संबंध बहुत अच्छे रहे। तो इस तरह की मजाक हम लोगों में आपस में चलती रही है। तो वो कपड़े फाड़ने वाली बात जो थी वो मजाक थी, आप कह रहे हैं, मतलब कोई मतभेद नहीं थे? क्योंकि आपने भी फिर कहा कि भाई नहीं, मतलब नहीं, ऐसा है, जब उन्होंने बात कही तो मेरे पास माइक था, मैंने माइक पे कहा कि भाई बताओ, बी फॉर्म पे दस्तखत किसकी होंगे, दिग्विजय सिंह की होंगे कि पीसीसी प्रेसिडेंट के होंगे? तो अब बताओ टिकट कौन बांट रहा? मैं बांट रहा हूँ, ये बांट रहा। तो किसने बांटा फिर टिकट? आपने बांटा या उन्होंने ही बांटा? मतलब हाँ, सबने बांटा, मिल के बांटा। नहीं, पर ये कहा गया कि कमलनाथ जी ने किसी की सुनी नहीं, यहाँ से जो केंद्रीय लोग भेजे गए थे उनकी भी नहीं सुनी, तो इस वजह से। देखिए, ये तो अब जैसा कहावत होती है ना, सक्सेस हैज़ गॉट मैनी फादर्स, फेलियर हैज़ गॉट नन। तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। अब आपने पहली बात मुझसे कही थी कि आपने जिम्मेदारी क्यों ली, तो बस यही फ़र्क होता है जिम्मेदारी लेने वालों की और जिम्मेदारी नहीं लेने वालों के बीच में। तो अब जब हम 2025 में राहुल गांधी आते हैं भोपाल में, वो कहते हैं कि कांग्रेस में भारत के घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं, हमको जो है रेस के घोड़े की जरूरत है। ऐसा नहीं, तो वो ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ। ये फ्रेज़ जो है वो भी कमलनाथ जी का है। अच्छा, वो कहते थे कुछ रेस के घोड़े होते हैं, कुछ शादी के घोड़े होते हैं। रेस के घोड़े जो होते हैं
वो अलग ही चलते हैं, वो ज़मीनी लोग होते हैं। और जो शादी के घोड़े होते हैं वो केवल नेताओं के चक्कर काटते हैं। तो अभी तक तो फ्रेज वहीं तक ही था। राहुल जी ने उसको एक लंगड़ा घोड़ा भी उसमें साथ जोड़ दिया। अब उसका अलग अलग उसके लोग मतलब निकाल रहे हैं, निकाले। नहीं तो मध्य प्रदेश में फिर कौन कौन सा घोड़ा है, मतलब ये तो राहुल जी से पूछे। नहीं, पर आपका आकलन अगर हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर नेता तो शादी के घोड़े ही कि नेताओं के आसपास ही चक्कर काटते हैं बजाय कि जनता के बीच में, हाँ, ये तो राहुल जो हमने देखा मध्य प्रदेश में। राहुल जी से पूछिए। और आपका आकलन है तो आपका आकलन हो सकता है। नहीं, पर वो किसके लिए कहा फिर, क्योंकि मतलब वो अब मुझे क्या मालूम किसके लिए क्या। तो अब जो ये प्रयोग हो रहा है, राहुल जी कर रहे हैं कि जिलाध्यक्षों को अधिकार दिए जाएंगे और मध्य प्रदेश में भी घोषणा हुई, तो इसमें भी आप पर परिवारवाद का आरोप लग गया कि गुना जिला के अध्यक्ष आपके बेटे को बनाया गया, राजगढ़ में आपके भतीजे को बनाया गया। तो वो भी जब या तो प्रयास हो रहा है कि भाई एक लोकतांत्रिक ढांचा बना है, उसमें भी देखिए इसमें ऐसा है, मैं हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहा। इन द सेंस, जब मेरे छोटे भाई पॉलिटिक्स में आना चाहते थे तो मैंने मना किया था, तुम मत आओ। फिर मेरी माँ ने प्रभाव डाला कि तुम उनका नहीं, इसको आने दो, तुम क्यों रोकते। उनका ठीक है। जब मेरा बेटे ने मुझसे कहा कि मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, मैंने मना कर दिया। लेकिन होशियार बच्चे जो होते हैं, जब पिता मना कर देता तो माता जी को तो खुश उनसे कहलवा देते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुम आना चाहते हो तो आओ, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मुझे कहाँ फंसा दिया मेरे पिताजी ने राजनीति में। जवाबदारी तुम्हारी है और आना ही है तो मेरी शर्त है। मेरी जो हमारी जो पुश्तैनी, मेरे फादर वहाँ से 1952 में चुनाव जीते थे और वही हम लोगों की अभी तक सीट है राघवगढ़ की। वहाँ की जनता की बड़ी मतलब हम लोगों की कृपा रही है हम पर, जो हमें जिताती रही आज तक। तो मैंने कहा कि इस राघवगढ़ असेंबली सीट का तुम नॉर्थ टू साउथ दौरा करो, फिर ईस्ट टू वेस्ट करो, एक हफ्ता। एक दौरा करो गर्मी में, एक करो ठंड में। उस समय मास्टर्स कर रहा था कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। तो उसको मैंने कहा, तो उन्होंने कहा जब पदयात्रा करोगे तो तुम घर नहीं लौटोगे, एक हफ्ते तक वहीं रुकोगे, वहीं का खाना खाओगे, जो वो खिलाएं खाओ, और वहीं नहाओगे धोओगे, जो भी होगा तुम घर किसी होटल में या डाकबंगले में नहीं रुकोगे। तो उसने जब कर लिया तो मैंने कहा ठीक है, अब तुम लड़ो चुनाव। तो 2013 के चुनाव उसको लड़वा दिया। तो ये जो जिम्मेदारी दी गई, इसमें आप परिवारवाद को नहीं मानते कि भाई गुना जिला? देखिए ऐसा है, इसमें तो अभी तो वो उपाध्यक्ष था प्रदेश कांग्रेस का। अब उपाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष को अगर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसको प्रमोशन नहीं, वो प्रमोशन तो इसलिए भी हो गया ना क्योंकि जो जिला अध्यक्ष को अधिकार मिलने वाला है कि वो अपने इलाके का जो सांसद विधायक का टिकट बांटे। पहले उस प्रदेश भर में दौरा करता था, आज अब दिल्ली में सीमित हो गया। लेकिन ये एक नया प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया है और अच्छा प्रयोग है, क्योंकि इससे जो जिले का जो एक सामूहिक निर्णय होना चाहिए, जो लीडरशिप अच्छी होगी तो वो सबको इकट्ठा करके टीम स्पिरिट, क्योंकि दो तरह के लीडर होते हैं। एक होता है जो कि टीम बना लेता है, जो टीम बना लेता है वही एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार कर सकता है। दूसरा लीडर होता है जो कि स्वयंभू, कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं। तो कांग्रेस पार्टी में मैंने हमेशा से इस बात की कोशिश की है और यही मुझे जो भी सफलता मिली इसी बात पर मिली है कि मैंने कभी अपनी कोई टीम नहीं, मतलब अपना कोई ग्रुप नहीं बनाया। जिसके अच्छे लोग थे उनको सबको एडजस्ट किया। अब मैं जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना था, मैं केवल 38 साल का था और उस समय राजीव जी भारी बहुमत चुनाव जीत के आए थे और स्टॉलवर्ड्स थे मध्य प्रदेश के। उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वाइस प्रेसिडेंट, प्रकाशन सेठी एक्स चीफ मिनिस्टर, श्यामाचरण जी एक्स चीफ मिनिस्टर, अर्जुन सिंह जी एक्स चीफ मिनिस्टर,
मोतीलाल जी वोरा उस समय सीएम नहीं बने थे, तब वो एमएलए थे वहाँ पे और मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह जी की कैबिनेट में। तो उसमें फिर हम लोग उसमें फिर उसके बाद माधवराव सिंधिया, कमलनाथ जी, विद्याचरण शुक्ला जी स्टॉलवर्ड्स थे और मैं 38 साल का था। लेकिन सब ने हम लोग जो उनकी जो हमारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम बनी, हम सब लोगों ने मिलकर अच्छा जमाया। और आज जो थोड़ा बहुत मेरा प्रभाव है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी उस समय, और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे मध्य प्रदेश से ज़्यादा समर्थन छत्तीसगढ़ से मिलता था, जो कि विद्याचरण श्यामाचरण जी का एक गढ़ हुआ करता था। लेकिन हमेशा मुझे वहाँ का समर्थन, मुझे आज मध्य प्रदेश से ज़्यादा समर्थन मिलता था, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनसंघ हमेशा से मजबूत रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वहाँ मजबूत रही है। तो दोनों जब मिल जाते थे तो हमको एडवांटेज उसमें मिल जाता था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में जो ये प्रयोग इन्होंने किया है, राहुल जी ने, अच्छा प्रयोग है। मैं समझता हूँ कि इसको यदि सही तरीके से संचालन हुआ तो जो एक कमी थी कांग्रेस पार्टी में अच्छे मजबूत संगठन की, वो कमी इससे पूर्ति हो जाएगी। तो आपने कहा परिवार का जब जिक्र किया, आपके भाई लक्ष्मण सिंह, उनको अभी वापस कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया, वो आते जाते रहते हैं तो वो अब काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी। देखिए बात यह है, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो मैं 20 साल का था, वो करीब 12 साल का था, 8 साल का हम लोगों का गैप है। तो थोड़ा सा वो गरम दल का नेता रहा है हमेशा से ठीक है। पर आपने कहा कि आप खिलाफ थे उनके राजनीति में आने के। आपने कहा मैं तो मेरे भाई को भी मैं नहीं चाहता था पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स जो है इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यहाँ पति पत्नी जो पॉलिटिक्स में आ गई उनमें झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है। इसलिए क्योंकि ये और इतिहास है, सत्ता जो है क्या नहीं करा देती है, इतिहास है इस बात का, तो मुझे इसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी 2014 से केंद्र सरकार से बाहर है, मतलब 10 साल हो गए, बल्कि 15 साल हो जाएंगे 2029 में। राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं आपके जो समर्थक हैं कि वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आपको कोई दूर दूर तक लग रहा है कहीं भी कांग्रेस वापसी कर पाए? देखिए मैंने एक बात बता दूं मैं आपको, 77 में जब चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ, किसी ने सोचा था कि इंदिरा जी चुनाव हार जाएंगी? कहते जनता पार्टी कुछ मतलब था ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था। लेकिन बात वही है, जनता का कब क्या मूड हो जाता है ये उस पर निर्भर करता है, और इसीलिए हम लोग आज इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, वोटर लिस्ट निष्पक्ष बनना चाहिए, ईवीएम मशीन में हमको रसीद चाहिए। ये अगर हो जाता है तो निर्णय किधर भी जा सकता है। तो क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी को आप नहीं हरा पा रहे हैं? उनका कोई तोड़ नहीं, मतलब अभी मैं ईवीएम और चुनाव में नहीं बात कर रहा हूँ, एक समर्थन तो हासिल है उनको भी। देखिए बात ये है, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस अलग है। यदि आप देखेंगे तो वो ऐसे लोग अधिकारी कर्मचारियों को चुनते हैं जो उनकी नियम कानून को बलाए ताक रख के उनकी बात मानते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे गुजरात में जो लोग उनके साथ थे वो आज भी उनके साथ हैं, और कितनी बार उनको एक्सटेंशन मिल चुका है, और वो सब लोग उनकी एक टीम है, और वो टीम जो है वो एक समूह के रूप में काम करती है। दूसरी बात यह है कि करप्शन, इतना मैंने जीवन में किसी भी सरकार में करप्शन नहीं देखा जो आज मैं देख रहा हूँ, और विशेषकर डबल इंजन सरकार के प्रांतों में यह हाल है कि खुलेआम करप्शन हो रहा है,
और मेरा इसका खुद का एनालिसिस ये है कि ये गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहिए या मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहिए, वो हमेशा ऐसे लोगों को चुनते हैं जो नियम और कानून को बलाए ताक रख के, कॉन्स्टिट्यूशन को बलाए ताक रख के उनके आदेशों का पालन करें, और उसी के आधार पर फिर ये बिल्डअप करते हैं। इसी के साथ साथ ये भी मैं तो कहता हूँ कि हमेशा याद रखिए, पार्टनर्स इन क्राइम सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग उन्हीं में होती है। अब हम लोग तो भिंड मुरैना आप जानते हैं, जब उन ज़माने में जब डकैत हुआ करते थे तो गैंग्स चलते थे। उन गैंग में भर्ती होने के लिए सरदार कहता था जा फला जुर्म करके आ, तब तेरे को मैं भर्ती करूँगा। तो वही हालत अब है कि चलो इतने पैसे कमा के लाओ, उसके बाद तो हमारी इसमें भर्ती होगी। नहीं, पर दिग्विजय सिंह जी, अगर आप मतलब उस समय आप भी सक्रिय थे, अगर 2014 में जब आते आते कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, यूपीए की जो सरकार थी, उसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे जो आज तक प्रमाणित नहीं हुए। नहीं, आरोप लगे थे, स्कैंडल्स जो भी आप कह सकते हैं। अभी मैं वो नहीं, मैं आपकी बात सही है कि बहुत सारे जो आरोप लगे थे वो कोर्ट में नहीं टिक पाए, लेकिन प्रमाण थे नहीं। वो विनोद राय साहब का कमाल था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब कह रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो इनके खिलाफ तो कोई भी आरोप नहीं है, सबूत नहीं लगा पाए। क्या बात वही है, कितने सबूत हम दें? अब आप बता दीजिए। मैं तो एक राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की बात करता हूँ, जहाँ नियम और कायदों को बलाए ताक रख दिया गया। डिफेंस मिनिस्टर को मालूम ही नहीं है और ये जाके समझौता कर आए फ्रांस में। मनोहर पर्रिकर थे, उनके स्टेटमेंट भी बाद में आए। इसका खरीदने का प्रोसीजर जो था, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बिजनेस रूल्स हैं, उसमें इसकी एक प्रक्रिया है। उसमें फाइनेंस भी इसमें रहते हैं और कैबिनेट कमेटी इसकी रहती है। उसमें एक सारे खरीद के जो मामले हैं उसके माध्यम से खरीद होती है, उसको फॉलो नहीं किया गया। हमने ये बात रेज़ करी, कई बार रेज़ करी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं और यहाँ तक कि प्रमाण किसको दें? आजकल तो सीबीआई, ईडी और आईटी तो इस तरह से काम कर रही है कि जिस तरह से कि बस आप उन्हीं के लोग हैं। ईडी की रेड हो जाती है और उसके बाद उन पर क्या जुर्माना होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन केस ख़त्म हो जाता है। हमारे कई नेता लोग जिनके ऊपर स्वयं नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, 3 दिन बाद मालूम पड़ता है कि वो तो वहाँ के उप मुख्यमंत्री बन गए। थोड़ा पीछे मैं आपको वापस ले चलता हूँ। 2000 जब आपने कहा कि आप केंद्रीय राजनीति में रहे, तो उस समय ये कहा गया कि राहुल गांधी के आप राजनीतिक गुरु बन गए थे और आपने उनको दीक्षा दी एक तरह से। नहीं, ऐसा नहीं है। न उनको राजनीतिक गुरु की आवश्यकता रही, और राजनीतिक गुरु उनको दें कि जो कि लिखा पढ़ा ना हो। राहुल गांधी जी को मैं आपको एक बता दूं, ये इतना अध्ययन करते हैं और आसानी से इनको कन्विंस करना संभव नहीं है। ही हैज़ अ माइंड ऑफ हिज ओन, और बड़ा एनालिटिकल माइंड है इनका, और ही इज़ अ वोरेशियस रीडर ऑफ बुक्स। जितना उनके पास नॉलेज रहती थी, कई बार मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने अपनी कुछ बात कही तो वो उसको हाँ में हाँ करने के बजाय मुझे काउंटर करते थे, और अनेक बार ऐसा हुआ कि मैं गलत साबित हुआ, जबकि मेरा अनुभव मुझसे कहीं ज़्यादा था। तो इसलिए राहुल गांधी जी जो है उनको बड़ा गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। बहुत ही सिंसियर है, निडर व्यक्ति है, एंड अबव करप्शन, और हिम्मत वाला व्यक्ति है। जो मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने उनको प्रोजेक्ट किया गया, हाँ, वो साफ गोई बात कहते हैं। जो उनको कहना उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जिस कमिटमेंट के साथ उन्होंने गए, एंड ही इज़ गॉट अ पैशन फॉर मीटिंग पीपल, ही इज़ गॉट अ पैशन फॉर मीटिंग दी पुअरर सेक्शंस, और वो हर समस्या को उसके लॉजिकल
कारण पे जाते हैं और उसका किस प्रकार सोल्यूशन हो सकता है उस पर वो अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए वो कई जगह जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट हुआ करता था, कई कारणों से वह चल नहीं रहा था। जैसे जीन्स बन रही थी वहाँ पर, लेकिन ये नोटबंदी के बाद जितने भी छोटे और मध्यम उद्योग थे वो समाप्त हो चले गए। ये उन्होंने ज़मीन पर जाके देखा। कई जगह भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने हॉल्ट करवाया ताकि वो जाके उसको अध्ययन कर सकें। इट वॉज़ अ मोस्ट एजुकेशनल ट्रिप फॉर राहुल गांधी जी, जो उनका कनेक्ट हुआ और उनके सोच में, उनके विचार में और उनके व्यवहार में उन 4 महीने में जो अंतर आया मैंने और कभी किसी व्यक्ति में आते नहीं देखा। तो फिर ये बात कहाँ से उन दिनों खबरें छपती थी कि आप उनके राजनीतिक गुरु हैं? ये चाणक्य? चाणक्य कहाँ, दिग्विजय सिंह कहाँ चाणक्य, क्योंकि चाणक्य आप अपना बंदा भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि उन्होंने मुझे बड़ी क्लोजली उत्तर प्रदेश में जब मैं महामंत्री था तो काम करने का अवसर उनके साथ मिला और उनकी जो प्रतिभा, उनका सोच, उनकी समझ वाकई में बहुत ही प्रभावशाली है। नहीं तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में हार के बाद आप के रास्ते दूर हो गए, अलग हो गए थोड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने उनसे निवेदन किया, क्योंकि हुआ ये था कि पार्लियामेंट तक तो सारी बात ठीक चलती रही। जब विधानसभा के चुनाव आए 2012 में, उस समय थोड़ा सा ये जिन लोगों को थोड़ा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत मुझे लगा कि ही हैज़ हिज ओन वेज ऑफ हैंडलिंग इट, तो फिर मैंने अपने को निवेदन ही मैंने किया कि अब आप मुझे यहाँ से यूपी में जो कर सकता था मैंने कर लिया। तो देन आई मूव्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उन 10 वर्षों में एक और जो विवाद, आपके जो बयान थे, खास करके अब साध्वी प्रज्ञा जो आपके खिलाफ चुनाव जीती 2019 में, तो उनको अब कोर्ट ने बरी कर दिया। उस समय हिंदू आतंकवाद के जो आरोप लगे थे, आप भी उस मैंने कभी हिंदू आतंकवाद नहीं कहा, ना मैंने इस्लामिक आतंकवाद कहा है। ये अमित शाह जी को भी बड़ी गलत बयानी की आदत है। मैं कह चुका हूँ कि मैंने कभी हिंदू आतंकवाद का नाम भी नहीं लिया और मैंने काउंटर किया। जब सैफरन टेररिज्म की बात जब होम सेक्रेटरी ने की थी, मैंने काउंटिंग की। मैं और जनार्दन द्विवेदी हम 2 व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये, बिकॉज टेररिज्म हैज़ नो कलर। ना ग्रीन टेरर इस्लाम का है, ना सैफरन टेरर हिंदू का है। टेररिज्म जो है ये इंडिविजुअल्स हैं, एक ग्रुप्स हैं, एक आइडियोलॉजिकल, एक जो ये धर्मांधता फैलाने वाले लोग हैं। मिलिंद जी, जहाँ धर्म का दुरुपयोग नफ़रत फैलाने के लिए होगा वहाँ टेररिज्म आएगा, आतंकवाद आएगा। नाथूराम गोडसे हिंदू, महात्मा गांधी हिंदू, क्यों मारा उनको? किसने मारा? क्या कसूर था महात्मा गांधी का? वो व्यक्ति जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सेलिब्रेशन 14 अगस्त 1947 का सेलिब्रेशन दिल्ली में हो रहा, आज़ादी की लड़ाई जिस व्यक्ति ने लड़ी, आज़ाद देश हो रहा था, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। वो थे हिंदू मुसलमानों में समझौता कराने के लिए, अपनी जान पे खेल कर उन लोगों के बीच में जाके बन रहे। ये दो नफ़रत की जो एक आइडियोलॉजी है, और इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो रिलीजियस रेडिकलिज्म है मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, चाहे हिंदूज़ का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे सिख्स का हो, चाहे क्रिश्चियंस का हो, चाहे किसी का भी हो। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कहिए या धर्मांधता कहिए, ये धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन है। सनातन धर्म, और मैंने इस मामले में थोड़ा सा अध्ययन भी किया है, मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट दोनों, और गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर को भी हमने उनकी बात एडवाइस समझने की कोशिश की है। और स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल सही कहते हैं कि सभी धर्मों
का मूल आधार है इंसानियत। कैसे अच्छा इंसान बने, यही सब धर्म सिखाते हैं। और जब धर्म का उपयोग दूसरे धर्म से बेहतर बनाने का जब ये एक प्रयोग चालू होता है, तो वो धर्म जिसका वो पालन कर रहे हैं उससे वो भटक जाते हैं। नहीं, पर दिग्विजय सिंह जी, अगर 2007 में जो मालेगांव के ब्लास्ट हुए या 2008 में 26/11 मुंबई में हुआ, उस दौर में आपके जो बयान थे तो उससे ऐसा लगा कि आप मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, मतलब बटला हुसैन। बिल्कुल, क्योंकि आपने आरएसएस, बात तो मैं आपको बता दूं, नहीं पर ये कुछ तो मैं एक छवि कह लीजिए, आपके बयान ऐसे थे कि जो ऐसा है छवि बनाना और बिगाड़ना। नहीं, पर आप बयान भी तो वैसे देते थे। जी, मैं बयान सही देता था। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने जो मेरे पास प्रमाण थे मैंने बताए थे। मेरे पास प्रमाण था कि मऊ में जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मऊ में मंदिर में ब्लास्ट हुआ और मंदिर के ब्लास्ट के बाद मुसलमानों के घर जलाए गए। तो मेरी मध्य प्रदेश पुलिस में ये जांच में आया कि वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सुनील जोशी, वहाँ की जो प्रचारक था जिसकी हत्या बाद में आरएसएस के लोगों ने कर दी, तो वो उसमें शामिल था। और वहाँ पे उनको बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग एक मऊ के पास एक फार्म हाउस पे दी जाती थी। उसके सारे प्रमाण मिले। जिसका फार्म हाउस था उसने खुद ने स्वीकार किया कि हाँ, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। तो मैं प्रमाण के साथ बात की है। इसी प्रकार का जो भी मालेगांव की जो ब्लास्ट हुए उसमें हेमंत करकरे साहब वो मध्य प्रदेश के नहीं थे, रहने वाले ओरिजिनली मध्य प्रदेश के थे, छतरपुर के थे, सेटल हो गए थे। उनके फादर रेलवे में थे, तो नागपुर में सेटल हो गए थे। तो वो एटीएस महाराष्ट्र के उसमें देख रहे थे उसको, टेरर स्कॉट को। तो उन लोगों ने पता लगाया था। ये मेरा इन्वेस्टिगेशन नहीं था। मैं तो प्रज्ञा को जानता भी नहीं था, हालांकि उसके पिता वहाँ पे ग्राम सेवक थे भिंड में, तो मैं तो उसको जानता भी नहीं था। तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती थी आप ही के लोगों के माध्यम से आती थी, मेरे पास कोई डायरेक्ट तो कुछ था नहीं। फिर हेमंत करकरे साहब से मेरे फ़ोन पे मेरी चर्चा भी होती रही। और इसमें एक चाहे मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हो, चाहे मालेगांव 1 मालेगांव 2 ब्लास्ट हो, मुडासा का ब्लास्ट हो, समझौता एक्सप्रेस हो, अजमेर दरगाह शरीफ हो, जितने भी ब्लास्ट हुए। अब यशवंत सिंधे आपके सामने बात आ रहा है, आरएसएस का एक्टिविस्ट रहा है, वो स्वयं इस बात को खुलेआम कह रहा है कैसे उनको मिलता था। स्वयं इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के लीडर हैं, वो एफआईआर में नाम उनका दर्ज हुआ। क्या दिग्विजय सिंह ने एफआईआर दर्ज की थी क्या दिग्विजय सिंह इन्वेस्टिगेशन कर रहा था क्या? मैंने हमेशा से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का विरोध किया है, और जो धर्म का उपयोग राजनीति में करता है, मैंने एमआईएम का विरोध किया। मैं जब मुख्यमंत्री था तो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के लोगों को मैंने पकड़ा था। मैंने बजरंग दल के लोगों को पकड़ा था जो गड़बड़ करते थे। इसलिए 10 साल तक मध्य प्रदेश में एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ, जबकि वहाँ बाबरी मस्जिद गिरने के पहले समय हर 15 दिन में राइट्स हो रहे थे। लेकिन 10 साल तक एक भी सांप्रदायिक दंगा मैंने नहीं होने दिया। और कैसे नहीं होने दिया? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जी हमेशा कहते थे कि मुख्यमंत्री अगर चाहे तो कोई दंगा नहीं होगा कभी। कैसे? तो हर थाने में लोगों के पास मालूम रहता है कौन क्या कर रहा है। यदि ऐसे लोगों की पहचान कर लिया जाए तो कभी दंगा नहीं होगा। और मेरी फर्स्ट मीटिंग जो मेरी होम सेक्रेटरी डीजीपी साहब के साथ और चीफ सेक्रेटरी साथ हुई, होम मिनिस्टर साहब साथ हुई, मैंने यही कहा कि मध्य प्रदेश में दंगा फसाद नहीं होगा। अगर हुआ तो कलेक्टर और एसपी दोनों की खैर नहीं है। और आप हर थाने में आइडेंटिफाई करो जो कि इस तरह के विचारधारा के लोग हैं, उनको बाउंड ओवर करो, और कभी कोई घटना हो तो उन पर सख्ती करो। पहला एक इंस्टेंस हुआ, एक वहाँ पे धार में एक मौलवी साहब ने उर्दू में राजा भोज के खिलाफ कुछ लिख दिया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की अंदर सेक्शन 143 थी। इसके बाद जितने भी ऐसे जैसे कुछ लोग जो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग थे, उन पर भी मैंने कार्रवाई की। लेकिन साथ में मैंने ये भी देखा कि किसी को भी झूठे केसेस में ना फंसाया जाए। आप बता दीजिए मध्य प्रदेश में एक इंस्टेंस जहाँ दिग्विजय सिंह के 10 साल के राज में
इन मामलों को लेकर मैंने किसी पर फर्जी कोई केस लगवाया हो। नहीं, पर साध्वी प्रज्ञा को तो बरी कर दिया कोर्ट ने। हाँ, तो क्या उनका स्वागत है, तो मैं क्या करूँ? क्या मैंने एफआईआर दर्ज की थी साध्वी प्रज्ञा की, या मैंने बरी किया है? तो आप मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? नहीं, मैं आप पर नहीं, आपने चूंकि ये मुद्दा उठाया था इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने मुद्दा उठाया था टेररिज्म का। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर इसको पकड़ो। उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में हेमंत करकरे मेरे कोई मातहत काम करने वाली व्यक्ति नहीं थे। उनके पास कोई एविडेंस आया, उन्होंने कार्रवाई की। क्या मैंने कहा था क्या? तो देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मेरी कुंडली में है, मैं कुछ नहीं करूंगा तो ही मुझ पर आरोप लगेगा। वैसे आप मुझ पर लगा रहे हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो जो घटनाएं हुई है उस पर आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी जी। लेकिन बाद में आपने 2008 जो 26/11 के लिए आपने किताब का विमोचन किया था कि आप मेरा भाषण सुन लीजिए। मैंने कहा था ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। नहीं, तो वो किताब ही ये थी कि आरएसएस नहीं, उसमें क्वेश्चन मार्क था। जी, क्वेश्चन मार्क था, लेकिन वो भी तो मतलब लेकिन मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी सपोर्ट नहीं किया। नहीं, आपने कहा था इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच तो हमेशा हर चीज़ की होनी चाहिए। पर तब तो बड़ा खुले में था कि पाकिस्तान नहीं करवाया है ये। बात यह है, हर चीज़ की जांच होना चाहिए। किसका किससे संबंध है, मेरी भी जांच करो ना। अगर मैं मुस्लिम परस्त हूँ तो मेरी भी जांच करो। एक बात मैं बता दूँ, जब ये बटला हाउस एनकाउंटर हुआ, मैं यूपी का इंचार्ज था, तो मैं वहाँ जाके देखना चाहता था। आजमगढ़ के लड़के थे ये लोग, कि आखिर ये ऐसा हो क्यों। आजमगढ़ वो शहर है जहाँ कभी दंगा नहीं हुआ, आज़ादी की लड़ाई में भी नहीं हुआ, क्या बंटवारे में भी नहीं हुआ, जब पार्टीशन हुआ तब भी नहीं हुआ, और बाबरी मस्जिद गिरी तब भी वहाँ दंगा नहीं हुआ। बड़ा पीसफुल आजमगढ़ का रहा हिंदू मुस्लिम एकता का। वहाँ कैसे 26 नौजवान कैसे टेरर एक्टिविटीज़ में चले गए, तो ये तो नर्सरी बन गई थी। तो मैंने कहा इसको स्टडी करना चाहिए। मैं गया वहाँ पर, आपको हैरानी होगी, जब मैं गया तो मुझे 2 वर्ग के लोगों के काले झंडे सामने करने पड़े। एक बजरंग दल आरएसएस का और एक मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट का। एक वहाँ पे इमाम साहब थे जो उन बच्चों के परिवारों से हर हफ्ते वसूली करते थे, उन्होंने भी विरोध किया और बजरंग दल के लोगों ने विरोध किया। तो आपने क्या पाया कि आजमगढ़, और यहाँ तक कि मैं जब आंध्र प्रदेश का इंचार्ज था तो एमआईएम के साथ का समझौता कांग्रेस का, मैंने उसको कहा कि ठीक नहीं, इसको ख़त्म करना चाहिए, ख़त्म हुआ। और मैंने एमआईएम के खिलाफ वहाँ पर अपना कैंपेन भी चलाया। कांग्रेस पार्टी हमने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की उसने। तो ओवैसी साहब की पार्टी ने 4 डिफेमेशन सूट मुझ पर फाइल किए, और इसी तरह से बजरंग दल आरएसएस ने करीब 10-12 केस मेरे पे फाइल किए हुए। जबकि जो भी मैं कहता हूँ, मैंने कहा भाई बात करो, लेकिन कन्विक्शन मेरा आज तक नहीं हुआ किसी में। समय में बरी हुआ। नहीं, तो ये मतलब ऐसा क्यों लगने लगा है कि आप क्योंकि इसमें कारण बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को जाता है। आपसे मेरा मिलन से नहीं है, प्रेस से जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, क्या ये आरोप, क्या राहुल गांधी जी पे जितने ये आरोप लगाए हैं, क्या ये सही था? जितने इनको बदनाम किया गया, जो उन्होंने कहा नहीं उनके मुंह से वो बात कहलवा दी गई। तो आजकल मिलिंद जी, ये देश में जो एक माहौल बना हुआ है, जो इनका खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ झूठे केस बनाएंगे, झूठा माहौल बनाएंगे, झूठे इस प्रकार की बात करेंगे। इसलिए मैं उसकी कभी चिंता नहीं करता। मैं एक बात जानता हूँ, मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं शुद्ध रूप से गांधी नेहरू फिलॉसफी का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं लेफ्ट ऑफ सेंटर की कांग्रेस की आइडियोलॉजी का पालन करने वाले का आदमी हूँ। उस पर मैं समझौता कभी नहीं करता। नहीं, तो आखिर में दिग्विजय सिंह जी, एक तो आपकी ये छवि जैसे आप कह रहे बनाई गई कि आप मुस्लिम परस्ती करते हैं। अब एक उदाहरण तो बताओ। हाँ, ये जो बयान मैंने आपको कहा सर, बयान मैंने कहाँ कहा है? मैंने कहाँ हिंदू राष्ट्र टेरर कहा है? कहाँ मैंने इस्लाम टेरर कहा? एक बयान तो मुझे बता दो। आप आज, ये तो डिजिटल का ज़माना है, मुझे आप मेरा वीडियो दिखा दो जहाँ मैंने ये बात कही हो, मेरा बयान दिखा दो। एक भी नहीं है।
अब एक वो चला ओसामा जी। फैक्ट ये है कि मैंने वाराणसी में, मेरा बयान था, वो क्लिप मेरे पास भी, अगर आप देखना मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने कहा मैं बधाई देता हूँ राष्ट्रपति ओबामा जी को, जो उन्होंने एक ऐसा घोर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को उन्होंने मार गिराया। लेकिन मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि एबोटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से 500 मीटर दूर पर ओसामा जी रह रहे थे। ये व्यंग था। अब मुझ पर तो आरोप पूरा लगा दिया, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी ने इस बात को कहा है, मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा है, कई लोगों ने मोहम्मद सईद, हाफिज़ सईद को, उसको हाफिज़ जी कहा है, ओसामा जी कहा है, कईयों ने। उन पर कोई ना आप लोगों ने आरोप नहीं लगाया, मुझ पर आरोप लगा दिया, ओसामा जी कर दिया जबकि मैंने व्यंग क्या किया था। नहीं, मैं अपना सवाल पूरा नहीं कर पाया। मैंने आपसे कहा कि एक तरफ तो आपकी ये छवि रही, बनाई गई जो भी आपने कहा जैसे, लेकिन दूसरी तरफ निजी जीवन में आप काफ़ी धार्मिक व्यक्ति जो पंढरपुर हर साल जाते हैं। मुझे पता नहीं कि अब आप अभी भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अभी जा रहा हूँ, हो क्या आपने कहा कि नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, कर चुका हूँ। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो दूसरे रूप है दिग्विजय सिंह का, जो आपने कहा मैं सनातन, वही सही रूप है, वही स्वरूप है। आपका जो दूसरा रूप आपने प्रेस वाले बताते हैं वो बिल्कुल असत्य है। तो ये रूप क्यों नहीं फिर आप प्रस्तुत नहीं करते हैं, या ये बाहर नहीं आता है? कि बात ये, मैंने कभी धर्म को ओढ़ा नहीं है। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन धर्म के नाम पर ना मैं वोट मांगता, न धर्म के नाम पर मैं लोगों से इस मामले में बहस करता। ये मेरा निजी है, मेरा आस्था का प्रश्न है। मैं धार्मिक हूँ। आज एकादशी है, योग से संयोग से आज मेरा व्रत है, तो एकादशी का व्रत करता हूँ, गुरुवार का व्रत करता हूँ, रोज़ आधा घंटा पूजा करता हूँ, तो करता हूँ। मेरा आस्था, मुझे इसको प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मंदिर में जाके घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लौटने की ज़रूरत नहीं है मंदिर के सामने। ईश्वर की आस्था मेरे मन में है, और नर ही नारायण है, नर की सेवा करता हूँ, नारायण सेवा वही है मेरी। नहीं तो जो पंढरपुर की यात्रा का कैसे शुरू हुआ? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बताई देता हूँ आपको। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की बड़ी कृपा मुझ पर रहती थी। तो उन्होंने मुझे, 92 की बात है, तो मैं उनसे मिलने गया था, तो इस तरह की बात मुझसे कहते, अरे दिग्विजय तुम पंढरपुर गए हो क्या कभी विठोबा के तक? मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं गया। कि तुम जाओ ज़रूर। शरद पवार साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, तो मैंने पवार साहब से कहा, उनकी बड़ी कृपा रही हमेशा से। पवार साहब से मैंने कहा, पवार साहब मुझे विठोबा के दर्शन करने जाना है पंढरपुर। कहने लगे तुम अभी नहीं, आषाढ़ी एकादशी पे आओ। मैंने कहा ठीक है। तो आषाढ़ी एकादशी पे मैं गया, क्योंकि आषाढ़ी एकादशी पर मुख्यमंत्री वहाँ का पूजा करते हैं, और वो करते हैं, और साथ में जो एक लॉट से एक निकलता है जो वारी होता है, वारकारी होते, वो करता है। तो 92 से लेकर आज तक हर साल मैं गया हूँ, और वहीं नहीं जाता हूँ, अलंदी भी जाता हूँ, संत ज्ञानेश्वर जी के दर्शन करता हूँ, वहाँ से तुलजापुर भवानी जाता हूँ, वहाँ दर्शन करके फिर पंढरपुर आता हूँ। आषाढ़ी एकादशी के दिन में के जो पूजा होती है उसमें शामिल होता हूँ। तो पहले जब तक सरकार कांग्रेस की रहती थी तो मुख्यमंत्री के साथ करते थे, अब नहीं होती तो उनके पहले कर लेते जाके पूजा। लेकिन ये मेरी आस्था है, क्योंकि विठोबा ये गरीबों के एक आदर्श रहे हैं, किसानों के आदर्श रहे हैं, तो मेरा एक लगाव हो जाता है कभी। अब मेरे घर में 7 मंदिर हैं, 7 जगह पर राघव जी का भी है, जगदीश स्वामी जी का भी है, माता जी का भी है, शंकर जी का भी है, हनुमान जी का भी है। धार्मिक, मेरी माँ बहुत धार्मिक थी, तो हम भी धार्मिक तो हैं। तो एकादशी का व्रत तब से आप कर रहे हैं कि उससे पहले से ही कर रहे हैं? नहीं, जब 85 में मेरी मदर की डेथ हुई तो पंडित जी ने कहा कि आपको माता जी की स्मृति में एक एकादशी का व्रत करिए। नहीं, मैंने कहा कि मैं माँ की स्मृति में जीवन भर एकादशी का व्रत करूँगा, करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे दिग्विजय सिंह जी, जो कि मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, अभी राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद है, और काफ़ी विस्तार से उन्होंने अपनी अब तक की जो राजनीतिक यात्रा है उस पर बात की। जो आरोप उन पर लगते रहे उनका भी सिलसिलेवार ढंग से बहुत
खुलकर जवाब दिया। तो एक बार फिर से दिग्विजय सिंह जी, एमपी तक के इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।